हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूँ वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर। उनके सेमेस्टर 1 की एग्जाम हैगी फरवरी मार्च 2023 में। उसमें उनका एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस लॉ। उस सब्जेक्ट में चैप्टर रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मैं लेकर आया हूँ आज आपके साथ उसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम इस कंप्लीट एक्ट को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत कम डेज बचे हैं, आपके पास पूरा इसे पढ़ने की टाइम नहीं है। तो मैं वन शॉट लेकर आया हूँ जिसमें मैंने सभी कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है। ये एक ऐसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करती है आपके पूरे एग्जाम की। ये अप्रॉक्स 30% वेटेज कवर करती है आपके एग्जाम्स की, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए एक लेकर आया हूँ, जिससे आपका इसमें मार्क्स स्कोर कर सकें अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। देखिए गाइस, एलएलपी में हैगा द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जन 2007 नोटिफाइड द एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट कब आया था आपका? 9 जनवरी 2007 में। द पार्लियामेंट पास्ड द एलएलपी टिल ऑन 12 दिसंबर 2008। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आया था वो 9 जन 2007 में नोटिफाई किया गया था। फिर पार्लियामेंट ने इसे पास करा था 12 दिसंबर 2008 में। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एजेंटेड, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब एसेंट दी थी इसकी? 7 दिसंबर 2009 में। तो इसकी यही डेट मानी जाती है कि ये 7 दिसंबर 2009 में प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी, लेकिन ये पार्लियामेंट में जब पास हो गया था तभी से इसको मान लिया गया था 12 दिसंबर 2008 से। दिस एक्ट हैव बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। ये किस लिए बनाया गया था? जो एलएलपी है उसके फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन के लिए बनाया गया था। द एलएलपी एक्ट 2008 हैज एलएलपी एक्ट 2008 में 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी की, उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या हैं। सेकंड शेड्यूल डील करता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। अगर कोई फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो सेकंड शेड्यूल बात करता है उससे। द थर्ड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी विद एलएलपी। अगर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो वो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो वो फोर्थ शेड्यूल में होगी। द एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आर इंटरेस्टेड विद टेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उनको भी कौन ही देखता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये दोनों मिलकर इनके इनकॉर्पोरेशन का काम करते हैं। It also noted that Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP Act 2008। ये क्लियरली मेंशन होता है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो एलएलपी एक्ट 2008 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखते हैं एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। तो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। ये नई फॉर्म है बिजनेस एंटिटी की जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होती है। इट इज अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस that not only give the benefit of limited liability at low compliances but also provide the flexibility of organizing with their internal structure। ये एक नई फॉर्म है बिजनेस की जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आती है। लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ साथ ये और क्या बेनिफिट करती है? जो हमें बाकी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है कंपनीज में, वो सारी इसमें नहीं करनी पड़ती हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकें। LLP is separate legal entity। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर की वो लिमिटेड होती है। एंड LLP इटसेल्फ लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ द इट्स एसेट। और LLP खुद लायबल होती है इसके एसेट के फुल एक्सटेंट तक। LLP is alternative corporate business firm that give the benefit of limited liability। ये एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देता है। सिंस LLP कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ। LLP में दोनों के एलिमेंट होते हैं, एक कंपनी के भी और एक पार्टनरशिप के भी, इसलिए हाइब्रिड कंपनी से बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं LLP में जो हमें पढ़नी हैंगी, जैसे कि हैगी बॉडी कॉर्पोरेट। तो इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 में जो डिफाइन करी गई हैं वो सभी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट है। और उनके अलावा क्या क्या चीजें आती हैं? तो LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी LLP जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हो। LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई LLP जो इंडिया के बाहर बनी हो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी हो, वो सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होती हैं। और क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं? तो नंबर 1, अ कॉर्पोरेशन सोल। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है वो नहीं आएगी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी में इंक्लूड नहीं होगी, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई, और कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये एलएलपी में इंक्लूड नहीं होगी, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी बॉडी कॉर्पोरेट में। सेकंड है बिजनेस, तो इट इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। बिजनेस हम किसे कहते हैं? कोई भी ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, सर्विस हो या ऑक्यूपेशन हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं। थर्ड है डेजिग्नेटेड पार्टनर, इट मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बताया गया डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। एंटिटी, इट में एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड अ फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एंटिटी में सभी बॉडी कॉर्पोरेट और उसके साथ में जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी फर्म सेटअप होती है वो भी एंटिटी कहलाती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो ये तो आप सभी को पता ही है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर एक जो जिसमें कंपनी के अकाउंट क्रिएट होते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एलएलपी, तो फॉरेन एलएलपी कौन होती है? तो इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच स्टेबलाइज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। कोई ऐसी एलएलपी जो बनी तो इंडिया के बाहर है लेकिन उसके प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में है, तो उसे हम फॉरेन एलएलपी कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी पार्टनरशिप जो कि एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। LLP agreement, it means any written and agreement between parties of LLP or between the LLP and its partner which determine the mutual rights and duties of partner and their right and duties in relation to LLP। LLP एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी रिटर्न या रिटर्न एग्रीमेंट किन किन के बीच में? पार्टीज ऑफ LLP और LLP के बीच में या फिर उसके पार्टनर्स के बीच में, जो कि उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करे, उसे हम LLP एग्रीमेंट कहते हैं। पार्टनर्स कौन होते हैं? एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। कोई भी पर्सन जो एलएलपी में पार्टनर बन जाता है वो पार्टनर्स कहलाता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ आईपीए शैल नॉट बी अप्लाई टू एलएलपी। क्लियरली मेंशन है सेक्शन 4 में कि एलएलपी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। पार्टनर क्यों होते हैं? तो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर। एक पार्टनर कोई भी बन सकता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो हमने ऊपर अभी देखे बॉडी कॉर्पोरेट, उनमें से भी कोई भी पार्टनर बन सकता है एलएलपी का। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। एक इंडिविजुअल कब कैपेबल नहीं होगा पार्टनर बनने के लिए? जब या तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसका माइंड ठीक नहीं है, पागल है, ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो नहीं बनेगा। ही अप्लाई टू एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, और उसने अप्लाई कर दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक एलएलपी में 2 होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? एवरी एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। हर एलएलपी के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जिनमें से जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए और उनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब हो जाता है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडिया में रहना चाहिए। यहाँ पर 182 लिखा है, ये अमेंडमेंट हो चुकी है, 120 डेज आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। मतलब 120 डेज से अगर कोई कम हैगा जो कि इंडिया में नहीं रहता है लेकिन वो एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकता। 120 डेज मिनिमम होने ही चाहिए उसका इंडिया में एग्जिस्टेंस। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एक एलएलपी की। नंबर 1 है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एक एलएलपी होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। इसमें दिया गया है प्रोवाइडेड दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। एक एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि अपने ओनर से सेपरेट होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आप सभी को पता ही है कि एलएलपी में पार्टनर्स आएंगे जाएंगे लेकिन उससे एलएलपी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एलएलपी अपने पार्टनर से अपने मेंबर्स से बिल्कुल सेपरेट होती है। एलएलपी की लाइबिलिटी मेंबर्स की लाइबिलिटी नहीं होती और मेंबर्स की प्राइवेट लाइबिलिटी एलएलपी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? तो नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टनर। मगर मतलब अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा, ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। और ना ही एलएलपी के किसी एक्ट के लिए कोई पार्टनर लायबल होगा और ना ही एलएलपी किसी पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होगी, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विद इन एलएलपी गवर्न बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं जो पार्टनर की, वो कौन गवर्न करता है? एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है। इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है
तो एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एलएलपी के पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज गवर्न होंगी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब एक एलएलपी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो कि एक प्रोसेस से बनाई जाती है अदर देन बर्थ। और एलएलपी वो सभी काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है, एक्सेप्ट वो जेल नहीं जा सकती, मैरिज नहीं कर सकती, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकती है, ये सारे काम छोड़ के बाकी कोई भी काम एक एलएलपी कर सकती है। अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी को केस फाइल कर सकती है, किसी से कोई इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, ये सारे काम एलएलपी कर सकती है। 7th है कॉमन सील। वैसे तो कॉमन सील अब जरूरी नहीं रह गई है, लेकिन पहले होती थी कि एक एलएलपी की एक कॉमन सील होनी चाहिए। 8th है लिमिटेड लाइबिलिटी। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर। जो हर पार्टनर होता है एलएलपी का वो एलएलपी का एजेंट होता है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता है। और लाइबिलिटी होती है जो पार्टनर की वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रखा होता है एलएलपी के अंदर उतनी अमाउंट तक। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है तो द पार्टनर इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी। जो पार्टनर्स होते हैं वही बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं होती बिजनेस को मैनेज करने के लिए। 10th है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स ऑफ एलएलपी के, ठीक है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। जो ये एलएलपी होती है ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, चैरिटेबल इंटरेस्ट के लिए कभी भी कोई एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते। 12th है इन्वेस्टिगेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके कभी भी, ठीक है। 13 है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मर्जर एंड एमलगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अगर हम किसी एलएलपी को मर्ज करना चाहते हैं या अमेलगमेट करना चाहते हैं तो वो एलएलपी एक्ट 2008 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। 14th है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी वुड बी अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। किसी कोई भी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर एक्ट एंड रूल्स मेड शैल बी फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना होता है एक एलएलपी फॉर्म के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना होता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सबमिट करना होता है। 16th है फॉरेन एलएलपी। तो फॉरेन एलएलपी हम डिफाइन कर चुके हैं, वो कोई भी एलएलपी जो कि इंडिया के बाहर बनी हो और वो बिजनेस इंडिया में कर रही हो तो उसे फॉरेन एलएलपी कहते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एलएलपी के? तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के बेसिस पर ये ऑपरेट की जाती है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती। इजी टू फॉर्म, आराम से बना सकते हैं। ऑल पार्टनर एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, सभी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इजी टू डिसॉल्व होती है। अब एक एलएलपी को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आता है। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड हमें क्या क्या सबमिट करना पड़ता है? 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन कॉमन लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो कि जिनका सेम मोटिव है, लॉफुल मोटिव है, वो प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपना नाम सब्सक्राइब कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में। The incorporation document shall be filed in such manner and such fee as may be prescribed by registrar of state. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया जाना चाहिए किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास विद एप्लीकेबल फी, जो भी फीस पहले से बताई गई है। सेकंड है द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेल। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? बी इन फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उस फॉर्म में होना चाहिए जैसा भी बताया गया है। स्टेट नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नेम होना चाहिए उसके अंदर। स्टेट प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी क्या बिजनेस करना चाहती है वो होना चाहिए। स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो एड्रेस होना चाहिए। स्टेट नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, एलएलपी का कौन कौन पार्टनर बनना चाहता है उनके सभी के नेम और एड्रेस होना चाहिए। स्टेट नेम एंड एड्रेस ऑफ हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नेम और एड्रेस होना चाहिए। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड हो रखी है तो वो सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। थर्ड है इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड, अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है जो कि उसे पता है कि फॉल्स है या फिर वो बिलीव करता है, ये बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है, तो विद अगर कोई भी पर्सन फिर भी ऐसी स्टेटमेंट देता है कोई, तो उसको इम्प्रीजनमेंट होती है, मतलब जेल हो सकती है 2 साल की,
और फाइन लगाया जा सकता है जो कि 10,000 से कम नहीं होगा और 5 लाख तक बढ़ सकता है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन से कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, तो नंबर 1, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन 11, जो हमने अभी पीछे सेक्शन 11 पढ़ा उसका जो सबसेक्शन 1 था उसके क्लॉज बी और सी में जो जो रिक्वायरमेंट मांगी है अगर वो कंप्लाई कर जाता है कोई, तो ही शेल विद इन अ पीरियड ऑफ, तो 14 दिन के अंदर उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिया जाता है और उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है एलएलपी जिस भी नाम से इनकॉर्पोरेट होने चाहती है। सेकंड है द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 11 एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्लाइड विद, और जो रजिस्ट्रार है वो सेक्शन 11 के जो सबसेक्शन 1 में जो सी क्लॉज है उसके अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है उसे एविडेंस के रूप में रख सकता है अपने पास। थर्ड है द सर्टिफिकेट इशूड बाय अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील, जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है क्लॉज बी में सबसेक्शन 1 में उसको रजिस्ट्रार से साइन करवाना पड़ता है और ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है ऑफिशियल सील के साथ। फोर्थ है द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेम स्पेसिफाइड, तो वो सर्टिफिकेट एक एविडेंस हो जाता है कि जिस नाम से हम एलएलपी करना चाहते थे उस नाम से इनकॉर्पोरेट हो गई है। आगे है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है और उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, तो एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड, एक एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है जहां पर सभी टाइप के नोटिस और डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा और जहां पर वो पहुंचने चाहिए। Second, a document may be served on LLP as a partner on sending it by post or may be prescribed at registrar office or any other address declared by LLP for purpose. इसे पता करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस हैगा या नहीं है तो एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है कि एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। थर्ड है एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद रजिस्ट्रार इन अ मैनर एंड प्रिस्क्राइब्ड सच चार्जेस दैट टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग, एक एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है और उसका नोटिस उसे रजिस्ट्रार को देना होगा एप्लीकेबल फीस के साथ कि इतने चार्जेस आएंगे, जो भी चार्जेस होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के वो चार्जेस पे कर कर और नोटिस देना चाहिए कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये चेंज हो गया है, आप अपना एड्रेस चेंज कर लें अपने रिकॉर्ड्स में। ठीक है। फोर्थ है इफ एलएलपी कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई एलएलपी इस जो हमने अभी ऊपर 4 से पढ़ा ये सेक्शन इसमें अगर कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करता है मतलब मानती नहीं है तो इट्स एवरी पार्टनर शेल बी पनिशेबल, तो हर पार्टनर को 2,000 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है और 25,000 तक वो फाइन जा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेता है या नहीं करता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं, तो नंबर 1 स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड, अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो कोई भी स्यू कर सकता है और ये भी किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। सेकंड है एक्वायरिंग और डेवलपिंग प्रॉपर्टी वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है मतलब खरीद सकती है अपने नाम पर, डेवलप कर सकती है कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट को या प्रॉपर्टी को। थर्ड है हैविंग अ कॉमन सील इफ डिसाइडेड, एक कॉमन सील हो जाती है अगर डिसाइड हो रखा है। फोर्थ है डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एज बॉडी कॉर्पोरेट मैनी लॉफुली डू एंड सफर, कोई भी वो एक्ट कर सकती है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है। ठीक है। अब आएगा नेम, तो सेक्शन 15 डिफाइन करता है एवरी एलएलपी शैल हैव आइदर द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम, किसी भी एलएलपी का अगर कोई नाम है तो उसको लास्ट में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी लिखना ही होगा। सेकंड, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम विद द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज, कोई भी एलएलपी उस नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये नाम अनडिजायरेबल है और आइडेंटिकल है किसी भी पुरानी एलएलपी के नाम से, तो वो नाम नहीं लिया जाएगा एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में। आगे है रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16 बताता है अ पर्सन में अप्लाई इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब टू रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट अप आउट इन एप्लीकेशन, कोई भी पर्सन एलएलपी के नेम का पहले से रिजर्वेशन करवा सकता है कि ये नेम मेरा होगा एलएलपी का, कोई इसे रजिस्टर नहीं कर सकता इस नाम से। द नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी और नेम टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, जो नाम रखना चाहते हो आप एलएलपी का या फिर आपकी कोई पहले एलएलपी है और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसका नाम आप पहले से रिजर्वेशन करवा सकते हैं उसका। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी द रजिस्ट्रार में सेटिस्फाई और मे रिजेक्ट इट द रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार,
एप्लीकेशन देने के साथ रिजर्वेशन की और जो भी फीस उसकी है वो पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार उसको या तो आगे कर सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है, जैसा भी उसे सही लगेगा। और कितने पीरियड के लिए नाम रिजर्व होता है? सिर्फ 3 मंथ के पीरियड के लिए नाम रिजर्व करवाया जा सकता है। आगे है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी का नाम कैसे चेंज हो सकता है? तो नंबर 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16 वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that LLP has been registered under a name which a name is undesirable, identical with to or nearly resembles the name of other LLP. The central government may direct such change to its name. The LLP shall comply with said direction within 3 months. अगर कोई एलएलपी किसी नाम से फॉर्म हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि ये नेम अनडिजायरेबल है या किसी और एलएलपी से मिलता है, तो वो एलएलपी को उसका नाम चेंज करने के लिए कह सकती है और एलएलपी को फिर अपना नाम 3 महीने के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा। आगे है एनएलपी विच फेल टू कंप्लाई विद डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 मे एक्सटेंड टू 5 लाख। एक एलएलपी जो ऊपर दी गई प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पाती है, उनको पूरा नहीं करती है, तो वो पनिशेबल होती है एक फाइन से, जो कि 50,000 से कम नहीं होगा, 50,000 से ऊपर का और 5 लाख तक का जा सकता है। सेकंड है द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल बी पनिशेबल। ये तो एलएलपी के ऊपर फाइन हुआ, अब एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर पर भी फाइन होता है। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। आगे है स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इनकॉर्पोरेशन के, तो ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। नेम और रिजर्वेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है और एलएलपी एग्रीमेंट बन जाता है। बस इतना समझ लीजिए आप, आगे से आप ज्यादा मत पढ़िए अभी। अब आएगा पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। पार्टनर्स और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होती है। तो एलिजिबिलिटी, सबसे पहले पार्टनर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम इनकॉर्पोरेशन शैल बी विद पार्टनर एनी अदर बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी अकॉर्डिंग विद एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट में बताई गई होती है क्या क्या एलिजिबिलिटी है एक पार्टनर बनने के लिए एलएलपी का। रिलेशनशिप क्या होती है, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स के बीच में, वो कौन गवर्न करता है? एलएलपी एग्रीमेंट करता है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है। द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंज इफ एनी मेड देयर इन शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन सच मैनर एंड फीस प्रिस्क्राइब्ड। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज किया जाता है तो वो रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाना चाहिए फीस के साथ, चार्जेस के साथ, कि ये अमेंड कराया हमने, आप भी इसे चेंज कर लें। थर्ड है एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी एंड एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल अदर पार्टनर। रिटर्न में एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, किनके बीच में? पर्सन्स के बीच में जो अपना नाम दे रहे हैं एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए, ठीक है। फोर्थ है इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। कोई भी अगर चीज की अब्सेंस है तो फिर क्या होगा, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? फर्स्ट शेड्यूल में हैगा जो एलएलपी एक्ट 2008 का, उसके अकॉर्डिंग गवर्न की जाएंगी वो सारी चीजें। अब हैगा सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है, सीज होना चाहता है एलएलपी से, तो वो कैसे हो सकता है? A person may cease to be partner of LLP by giving a notice in writing not less than 30 days to other partner of intention of resign। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है एलएलपी से तो उसे 30 दिन पहले कम से कम बताना पड़ेगा सभी पार्टनर को कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। सेकेंड है पर्सन शेल सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक पर्सन कब सीज हो जाता है पार्टनर एलएलपी का, मतलब कब नहीं रहता पार्टनर? ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। अगर उसकी पार्टनर की डेथ हो जाए या एलएलपी डिसॉल्व हो जाए तो वो पार्टनर नहीं रहता। सेकंड, इफ ही डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है तो वो पार्टनर नहीं रहता। थर्ड, इफ ही डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो नहीं रहता वो पार्टनर। थर्ड है वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी द फॉर्मर पार्टनर टू रिगार्ड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी अनलेस। कोई अगर पर्सन मतलब पार्टनर नहीं रहना चाहता है तो वो तब तक पार्टनर रहता है जब तक द पर्सन हैज नोटिस द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। जब तक वो सभी पर्सन को पता ना लग जाए कि ये पार्टनर अब नहीं रहा है। सेकंड, नोटिस द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार को ये नोटिस ना दे दिया जाए कि ये जो पहले पार्टनर था अब ये हमारा पार्टनर नहीं रहा, तब तक वो पार्टनर माना जाता है। फोर्थ है द सीजेशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज अ पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी और अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन व्हिच इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। एक पार्टनर जब रिजाइन देता है तो वो उसने अगर
उस टाइम से पहले पहले जो भी ऑब्लिगेशन उसकी रही होगी या एलएलपी की रही होंगी वो ऑब्लिगेशन उसकी रहती हैं, वो डिस्चार्ज नहीं होती है, लेकिन उसके बाद की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती। फिफ्थ है वेयर अ पार्टनर ceases टू बी अ पार्टनर द फॉर्मर पार्टनर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर रिसीव फ्रॉम एलएलपी। अगर कोई पार्टनर एलएलपी को छोड़ना चाहता है तो उसे क्या क्या मिलेगा एलएलपी से शेयर में? तो नंबर 1 अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना उसने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया था वो अमाउंट। सेकंड हिज राइट टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ एलएलपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जितना भी प्रॉफिट उस डेट तक हुआ है वो सारा मिलेगा, उसमें से जब हम जितना भी हमारा लॉस है उसे जब डिडक्ट कर लेंगे उसके बाद का। सिक्स्थ है अ फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। अगर कोई पार्टनर रिजाइन देना चाहता है तो फिर अब उसका मैनेजमेंट में कोई भी रोल नहीं रह जाता है, कोई भी राइट उसके पास नहीं रहता है। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। अगर पार्टनर चेंज हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो नंबर 1 एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। अगर किसी पार्टनर के किसी भी चीज में डॉक्यूमेंट में नेम में या एड्रेस में चेंज हो रहा है तो उसे एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर उस चेंज के, जब चेंज हुआ है उससे 15 दिन के अंदर अंदर उसे एलएलपी को बताना पड़ेगा इसके बारे में। सेकंड है एलएलपी शेल where a person becomes ceases to be a partner file a notice with registrar within 30 days from date of he becomes ceases to be a partner। एक एलएलपी को अगर कोई पार्टनर कोई एलएलपी को छोड़ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि ये पार्टनर इस एलएलपी को छोड़ रहा है। सेकंड वेयर देयर इज चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। अगर किसी पार्टनर के किसी चीज में चेंज हो रहा है नेम या एड्रेस में तो उसके भी बारे में एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। थर्ड है अ नोटिस फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन। अब जो नोटिस फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार को इन सब के बारे में वो कैसा होना चाहिए? नंबर 1 शैल बी इन सच फॉर्म अकम्पेनिड बाय सच फी। जिस फॉर्म में बताया गया उस फॉर्म में होना चाहिए, जितनी फी बताई गई है इन चेंजेस से रिलेटेड उतनी फीस के साथ होना चाहिए। बी एस शैल बी साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर से साइन होने चाहिए। सी है इफ इट रिलेट टू इनकमिंग पार्टनर शैल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ सच पार्टनर। अगर ये किसी इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है मतलब कोई पार्टनर एलएलपी का पार्टनर बनने जा रहा है अब तो उस पर्सन की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि वह पार्टनर बनना चाहता है। फोर्थ है इफ एलएलपी कॉन्ट्रवीन द प्रोविजन। अगर एलएलपी कॉन्ट्रवीन करती है प्रोविजन को तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है 2000 से लेकर 25,000 रुपये तक का, और सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर पर भी ये फाइन लगेगा। इफ एनी पार्टनर अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रवीन करता है इन सभी प्रोविजन में से कोई प्रोविजन को तो उस पर भी 2000 से लेकर 25,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। Sixth, any person who ceases to be partner of LLP may himself file the registrar notice referred to if he reasonable cause to believe that LLP shall not। कोई भी पार्टनर जो LLP छोड़ने जा रहा है, ठीक है, उस अगर वो चाहता है कि मतलब अगर वो चाहे तो खुद भी नोटिस दे सकता है रजिस्ट्रार को डायरेक्टली कि मैं ये LLP का पार्टनर नहीं रहना चाहता, लेकिन वो नोटिस तभी दे सकता है जब उसके पास कोई पक्का एक रीजन हो कि एलएलपी से नोटिस क्यों नहीं डलवाया, तुम क्यों देने आए हो, तो वो नोटिस दे सकता है। हाउएवर वेयर देयर इज नो कंफर्मेशन गिवन बाय एलएलपी विद इन 15 डेज टू रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। जब कोई पार्टनर जाके नोटिस देकर आता है तो रजिस्ट्रार उसे डायरेक्टली नहीं मानता। अगर 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी का कोई रिएक्शन नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग, जब पार्टनर वो देकर आता है तो फिर मान लिया जाता है कि ये पार्टनर अब एलएलपी का पार्टनर नहीं रहा। ठीक है, अब आएगा टॉपिक पार्टनर एज एन एजेंट। तो एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज पर्पस ऑफ बिजनेस द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। जो सभी पार्टनर हैं वो एलएलपी के एजेंट होते हैं बट किसी और पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। अब एक एलएलपी की लाइबिलिटी कहां तक होती है? तो नंबर 1 एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन। एक एलएलपी कब बाउंड नहीं रहती है? जब उसके पार्टनर अगर डील करें किसी पर्सन के साथ। कब? द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी, द पर्सन नोज दैट ही इज नो अथॉरिटी और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। मतलब जब एक एलएलपी कब लायबल नहीं रहती है अपने पार्टनर्स के एक्ट के लिए? अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कोई भी डील करता है या फिर जिस पर्सन के साथ डील कर रहा है उसे पता है कि ये पार्टनर नहीं है फिर भी वो उसके साथ डील कर रहा है, तो एलएलपी लायबल नहीं रहती है इन सब चीज़ों के लिए। Second है the LLP is liable if partner of LLP is liable to any person or result of wrongful act or omission of his part of business। अगर LLP के बिजनेस को परफॉर्म करते समय पार्टनर से कोई गलती हो गई है तो फिर LLP लायबल रहेगी उस गलती के लिए। ठीक है, थर्ड है ऑब्लिगेशन ऑफ LLP shall be solely the obligation of LLP। एक
जो LLP की ऑब्लिगेशन होगी वो LLP की ही ऑब्लिगेशन रहेगी, पार्टनर की ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। फॉर द लाइबिलिटी ऑफ LLP शेल बी मीट आउट प्रॉपर्टी ऑफ LLP। जो लाइबिलिटीज है LLP की वो कहाँ से मीट आउट की जाएगी, LLP की प्रॉपर्टी में से। अब अगर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, अब पार्टनर कहाँ तक लाइबल रहते हैं, तो अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27। सब सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके लिए कोई भी पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होता है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट बट नॉट पर्सनली लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। जो हमने अभी सबसेक्शन 3 देखा सेक्शन 27 का ऊपर वाले में से, और जो ये ऊपर वाला पॉइंट देखा हमने इस सेक्शन का, ये तभी एप्लीकेबल है जब वो अपने मतलब अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कोई गलती नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर पार्टनर कोई भी गलती करता है तो वो खुद लायबल रहेगा, लेकिन अगर कोई और पार्टनर अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कोई काम कर रहा है तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं रहेगा, ये कह रहा है ये सेक्शन। अब आएगा होल्डिंग आउट क्या होता है। तो एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एड पार्टनर इन LLP इज लायबल टू एनी पर्सन who is on faith of any such representation giving credit to LLP। होल्डिंग आउट क्या होता है, जब कोई पर्सन राइटिंग में या स्पोकन बोलकर ये दिखाए कि मैं इस पार्टनर LLP का पार्टनर हूँ, ठीक है, और कोई तीसरा पर्सन उसके पार्टनर होने की वजह से LLP को कोई भी क्रेडिट पर चीज़ दे दे, मतलब कोई भी गुड्स दे दे या डेट दे दे, तो फिर वो पर्सन जिसने होल्डिंग आउट किया है, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट किया है पार्टनर LLP का, तो वो लायबल रहेगा उस थर्ड पर्सन को, ठीक है, ये कहता है होल्डिंग आउट। However, where any credit is received by LLP as a result of such representation, LLP liable to extent of credit received by it। अगर इस तरीके से मतलब किसी पार्टनर के होल्डिंग पर्सन के होल्डिंग आउट होने की दिखाने की वजह से LLP को कोई भी क्रेडिट मिलता है तो वो LLP की लाइबिलिटी रहती है कि वो उसे प्रीपे करे। Second है where after a partner the business is continued in the same LLP, the continued use of death partner shall not make his legal representative liable for any act of LLP। मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है जिसके नाम पर LLP चल रही थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद भी वो LLP उसी के नाम पर चलती रहती है, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा अगर कोई LLP ऐसा काम कर देती है उसके बाद, डेथ के बाद। अब आएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अब अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो जाती है LLP और पार्टनर्स की फ्रॉड के केस में। नंबर 1, इन केस ऑफ फ्रॉड इन इवेंट ऑफ एनी एक्ट कैरिड आउट बाय LLP और एनी अदर पार्टनर विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, द लाइबिलिटी ऑफ LLP शैल बी अनलिमिटेड। अगर LLP या कोई पार्टनर उसका कोई भी एक्ट करता है किस लिए, किसी क्रेडिटर को डिफ्रॉड मतलब फ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, तो LLP और पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। However, in case of any such act carried out by partner, such act was without the knowledge of authority of LLP, only the partner is liable for it and not LLP। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऐसा एक्ट करता है जो कि उसकी अथॉरिटी के बाहर है तो उसके लिए वो पार्टनर लायबल होगा, LLP लायबल नहीं होगी। Second है where any business is carried with intent or purpose as mentioned in subsection, every person who knowingly a party of carrying on business shall be punishable। कोई भी पर्सन जो फ्रॉड करता है जैसे जो कि ऊपर सबसेक्शन 1 में दिया गया है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। Where a LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted affair of LLP in fraudulent manner, अगर कोई पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई एम्प्लॉय कोई भी काम करता है LLP का फ्रॉडुलेंट मैनर में, देन LLP एंड सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। तो उस फ्रॉडुलेंट वर्क की वजह से अगर किसी पर्सन को कोई भी लॉस हुआ है तो वो पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय सभी लायबल होते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। However, such LLP shall not liable if any such partner or designated partner has acted fraud without knowledge of LLP। अगर LLP के बिना नॉलेज के किया है तो फिर LLP लायबल नहीं होगी। आगे है विजल ब्लोइंग। विजल ब्लोइंग का क्या कंसेप्ट होता है, द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लिवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और ऑफ LLP इफ, मतलब कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल
मतलब रिड्यूस कर सकती है या बढ़ा सकती है कोई भी पेनल्टी जो कि पार्टनर्स के ऊपर हो या एम्प्लॉय के ऊपर हो एलएलपी के। सच पार्टनर और एम्प्लॉय हैज प्रोवाइड यूजफुल, कब कर सकती है, कब रिड्यूस कर सकती है पेनल्टी, अगर किसी पार्टनर ने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, तो उसे उसका बेनिफिट इंफॉर्मेशन देने का फायदा दिया जाएगा कि उसकी पेनल्टी को कम कर दिया जाएगा। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय पार्टनर एम्प्लॉय बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट का कोई भी अगर प्रोविजन कॉन्ट्रीवीन हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन किसी पार्टनर ने दी है तो उसकी पेनल्टी को रिड्यूस किया जाएगा। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी में बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, हरास्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी। और ऐसे इन्फॉर्मेशन देने की वजह से कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, डिमोटेड नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हरास्ड नहीं किया जा सकता और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है एलएलपी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक एलएलपी अपनी बुक्स को कैसे मेंटेन करता है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर फॉर ईच ईयर ऑन कैश ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड शीट मेंटेन द सेम एज स्टेट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एलएलपी को अपने अकाउंट्स की एक प्रॉपर बुक मेंटेन करनी होती है कैश और एक्रूअल बेसिस पर और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर, और उन सभी बुक्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट एक बनानी पड़ती है। एवरी एलएलपी शैल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपने सॉल्वेंसी की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। फॉर सेड फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सच स्टेटमेंट शेल बी साइंड बाय, और वो स्टेटमेंट को डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करके देंगे। Every LLP shall file within the prescribed time the statement of account and solvency prepared under subsection 2 with registrar every year in such form and manner prescribed with fees। हर LLP को जो स्टेटमेंट सबसेक्शन 2 के अंदर बनाई है उसे रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है जो इस भी मैनर में उसने बोल रखा है और जितनी भी फीस के साथ बोल रखा है उस फीस के साथ। फोर्थ, द अकाउंट ऑफ LLP shall be audited in accordance with such rule as may be prescribed। एक LLP के अकाउंट्स भी ऑडिट किए जाने चाहिए जैसे भी उसने प्रिस्क्राइब्ड कर रखे हैं। फिफ्थ, एनी एलएलपी विच फेल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। जो भी एलएलपी इन सभी प्रोविजन को मानने से मना कर देती है या नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तो फाइन लगता है उस एलएलपी पर 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगता है। अब आता है हमारा एनुअल रिटर्न। ये क्या होता है, तो एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न डेली ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्टर्ड विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इन सच अ फॉर्म एंड फीस प्रिस्क्राइब्ड। हर एलएलपी को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के साथ एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सेकंड है एनी एलएलपी विच फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन शैल। जो भी एलएलपी इस प्रोविजन को कंप्लाई करने में, मतलब इस प्रोविजन को फुलफिल करने में फेल हो जाती है, उस पर फाइन लगता है 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का, और सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर पर फाइन लगता है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, अब आएगा कन्वर्जन इनटू एलएलपी। तो ये तो हमने फर्स्ट पेज पे देख लिया था। अगर फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करवाना है तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2, अगर प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में करवाना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, और अनलिस्टेड कंपनी से एलएलपी में करवाना है तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4 ऑफ दिस एक्ट। अब रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन। तो नंबर 1 रजिस्ट्रेशन है। नंबर 1, रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट फर्म और प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी हैज कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ वेरियस शेड्यूल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म द डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, जब रजिस्ट्रार ये चेक कर लेता है सभी प्रोविजन जो कि एलएलपी एक्ट की हैं उनके साथ कंप्लाइड कर रही है, मतलब वो सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, और उस दिन से वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेकंड है द एलएलपी शैल विद इन 15 days ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और कंपनी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ पर्टिकुलर एलएलपी इन सच फॉर्म मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जब कोई फर्म, कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी बन जाती है तो उसे एलएलपी बनने के 15 दिन के अंदर अंदर जिस भी पहले जिसके अंदर भी वो रजिस्टर हो रखी थी, जो पार्टनरशिप होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर रजिस्टर होती है, जो कंपनीज होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर रजिस्टर होती हैं, तो उन्हें नोटिस देना होता है कि अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए हैं।
थर्ड है अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी हैज कन्वर्टेड ऑन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शेल बी बाउंड बाय प्रोविजन ऑफ वेरियस शेड्यूल। अब जो भी पहले पार्टनर थे फर्म के या शेयर होल्डर थे कंपनी के, वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं एलएलपी के पार्टनर में और बाउंड हो जाते हैं उसकी प्रोविजन से। अब आएगा फोर्थ पॉइंट, अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शैल बी स्पेसिफाइड इन वेरियस शेड्यूल। जैसे ही ये कन्वर्जन होता है वैसे अब उस पर फिर सारी प्रोविजंस एलएलपी एक्ट की लग जाती हैं और जो पुरानी प्रोविजन थी वो खत्म हो जाती हैं। इफेक्ट क्या क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन के? देयर शेल बी एलएलपी बाय नेम स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक एलएलपी आ जाती है, जो भी नाम जिस भी नाम से वो बनाने चाहते थे उस नाम से। All tangible and intangible property vested in firm or company are in case may be all asset, interest and obligations shall be transferred to shall vest in LLP without further assurance act or deed। जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी थी फर्म या कंपनी की वो अब एलएलपी की प्रॉपर्टी बन जाती है। थर्ड, द फर्म और कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो पुरानी फर्म या कंपनी थी उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और कंपनी में से रिमूव कर दिया जाता है। फॉरेन एलएलपी बताया ही था, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर प्रोविजन इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस बाय फॉरेन एलएलपी। जो फॉरेन एलएलपी कहाँ स्टेबलाइज होगी उसके रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। बाय अप्लाई और इनकॉर्पोरेशन विद सच मॉडिफिकेशन अपीयर एप्रोप्रिएट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अब बात आती है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन की। तो द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में बी आइदर वॉलंटरली और बाय ट्रिब्यूनल एंड एलएलपी सो वाउंड अप में बी डिसॉल्व्ड। एलएलपी का वाउंड अप कब कब हो सकता है? वॉलंटरली हो सकता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जा सकता है और उस टाइम पर एलएलपी बंद हो जाती है। सर्कमस्टेंसेज इन विच एलएलपी बाउंड टू बाय ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल कब कब बंद करती है एलएलपी को? तो नंबर 1, एलएलपी डिसाइड एलएलपी बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। जब एलएलपी ने डिसाइड कर रखा हो कि एलएलपी ट्रिब्यूनल के द्वारा ही वाउंड अप होगी तब। नंबर बी, इफ फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर। जब नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी के 2 से कम हो जाए 6 महीनों के लिए तो एलएलपी वाउंड अप कर देती है ट्रिब्यूनल। इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे डेट। अगर एलएलपी अपने डेट को पे करने में अनेबल हो जाती है तो ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर देती है। फोर्थ, इफ एलएलपी एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई भी काम करती है एलएलपी तो वाउंड अप कर देती है ट्रिब्यूनल। If LLP has made default in filing registrar the statement of account and insolvency for return of 5 consecutive financial year। अगर 5 साल तक रजिस्ट्रार के पास अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है एलएलपी तो वाउंड अप कर देती है। इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज जस्ट इक्विटेबल। अगर वो इसे सही समझती है तो वो वाउंड अप कर देती है। अब रूल्स क्या है वाइंडिंग अप के? द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप से रिलेटेड रूल्स कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। A business transaction of partners with LLP. A partner may lend money and transact other business with LLP and has the same right and obligation with respect to loan as a person who is not a partner। अगर कोई भी पार्टनर LLP को कोई भी अमाउंट देता है, लेंड करता है मनी, तो उसके पास भी वही सभी राइट्स होते हैं जो कि एक क्रेडिटर के पास होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की क्या प्रोविजन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड शैल अप्लाई टू एलएलपी शैल अप्लाई टू एलएलपी विद सच एग्जेम्पशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बता देती है कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट के एलएलपी पे अप्लाई होंगे और क्या क्या मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होंगे। सेकंड, अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1। जो भी ऊपर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं उसके एक नोटिस प्रपोज्ड किया जाता है, कॉपी दी जाती है। शेल लेड इन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। पहले ड्राफ्ट बनता है, वही सारे कैसे पास किया जाता है नोटिफिकेशन वो सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एलएलपी के वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जाते हैं, बस इतना बताया गया है इसके अंदर। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन टाइम ऑफ प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड रजिस्टर्ड after the time up to a period of 300 days from the date within which it should be filed on payment of additional fee of 100 for every day। अगर कोई एलएलपी कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने में फेल हो जाती है 300 दिनों के अंदर तो फिर उसके बाद 300 दिनों के बाद उस पर 100 रुपये पर डे का फाइन लगना शुरू हो जाता है जब तक वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर देती है। अब डिफरेंस दिया है मैं एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में। तो एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करता है, पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। थर्ड, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। नंबर 4, एलएलपी क्रिएट होती है एलएलपी एक्ट 2008 से, पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर से। एलएलपी कंटिन्यूअस होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, बट पार्टनरशिप की परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती है। नेक्स्ट, एलएलपी
नेम ऑफ एलएलपी कंटेन वर्ड एलएलपी, एलएलपी के नेम में एलएलपी वर्ड जरूर होगा, बट पार्टनरशिप में ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी गई है। लाइबिलिटी एलएलपी की लिमिटेड होती है बट पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है। एक्ट एलएलपी में जो पार्टनर्स का दूसरे पार्टनर का एक्ट है वो किसी और पार्टनर को बाइंड नहीं करता है, बट पार्टनरशिप में बाइंड करता है। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, बट पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही नहीं चाहिए, कुछ प्रोविजन है ही नहीं। एलएलपी की काउंसिल होनी चाहिए लेकिन पार्टनरशिप की नहीं होती है। नेक्स्ट हैगा एलएलपी में कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए माइनर पार्टनर बन सकता है। आगे है एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। एलएलपी में पर्सन कंट्रीब्यूट इन एलएलपी उन्हें हम पार्टनर कहते हैं, बट जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें मेंबर ऑफ कंपनी कहा जाता है। एलएलपी कौन गवर्न करता है, पार्टनर्स गवर्न करते हैं, लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो कौन करता है, रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट्स, कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। एलएलपी के नेम में एलएलपी वर्ड होता है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के वर्ड नेम के एंड में प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी होता है। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट है। लाइबिलिटी एलएलपी की लाइबिलिटी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है, जितनी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है, बट कंपनी में लाइबिलिटी अप टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, जितने शेयर पर अमाउंट बाकी है उतनी लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की। एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो देखिए गाइस, इसी के साथ हमारा कंपनी पूरा कंप्लीट एलएलपी एक्ट 2008 हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सभी कॉन्सेप्ट जो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है उन सभी को मैंने बहुत ही डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है जो आपका आ रहा है आपके बिजनेस लॉ के एग्जाम में। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।